नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी राजा और लालची मंत्री। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। राजा का राज्य समुद्र के किनारे तक था। राजा को भोजन के साथ मछलियां खाने का शौक था। बिना मछलियों के राजा का भोजन अधूरा रहता था। एक बार की बात है, राजा के राज्य में बहुत तेज तूफान आया, जिसके कारण कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सका। उस दिन राजा को भोजन में मछलियां नहीं मिली, जिससे राजा बहुत उदास हो गया। राजा ने जब अपने मंत्रियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि इतने तेज तूफान में समुद्र में मछली पकड़ने जाना अपनी जान पर खेलने के समान है, इसलिए कोई भी मछुआरा समुद्र में नहीं जा रहा है। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी समुद्र से ताजी मछलियां लाएगा उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों के मन में लालच तो आया, किंतु कोई भी मछुआरा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। उसे जब राजा के इस घोषणा का पता चला तो अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए वह अपनी जान की परवाह किए बगैर समुद्र में चला गया। समुद्र में उसने जाल फेंका, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां फंस गई। मछुआरा मछलियां लेकर राजा के महल पहुंचा, किंतु राजा के सैनिकों ने उसे महल के अंदर घुसने नहीं दिया। राजा के एक खास मंत्री ने मछुआरे को ताजी मछलियों के साथ देखा तो मछुआरे को अपने साथ राजा के पास ले जाने को तैयार हो गया। मंत्री जानता था कि राजा मछलियां देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होगा और इसके बदले मछुआरे को बहुत सारा धन देगा। इसलिए उसने मछुआरे के समक्ष एक शर्त रखी कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मंत्री अपने पास रखेगा। मछुआरा मंत्री की बात मान गया और मंत्री मछुआरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। मछुआरे के पास ताजी ताजी मछलियां देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मछुआरे को मुंहमांगा इनाम मांगने के लिए कहा। मछुआरा राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे 20 कोड़े मारे जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फिर से मछुआरे से कुछ मांगने के लिए कहा, किंतु मछुआरे ने फिर 20 कोड़े खाने का इनाम मांगा। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और मछुआरे को 10 कोड़े मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने मछुआरे को कोड़े मारना शुरू किया। 10 कोड़े खाने के बाद मछुआरा राजा से बोला, महाराज, मुझे आप जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे मेरे हिस्सेदार को देना पड़ेगा, इसलिए बाकी के 10 कोड़े मेरे हिस्सेदार को दे दिए जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को फिर आश्चर्य हुआ और राजा ने उसके हिस्सेदार का नाम पूछा। मछुआरा मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराज, यही मेरे हिस्सेदार हैं। इन्होंने ही मुझे आपके पास लाने के बदले प्राप्त इनाम का आधा हिस्सा मांगा है। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने शर्म से अपना सर झुका लिया। राजा ने आदेश दिया कि बाकी के 10 कोड़े मछुआरे के हिस्सेदार को मारे जाएं। सैनिकों ने राजा के आदेश पर मंत्री को 10 कोड़े मारे। राजा ने मंत्री को उसके लालच के कारण उसके मंत्री पद से हटाकर राज से बाहर कर दिया और मछुआरे को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी बियाह। जबलपुर से आजमगढ़ 1.5 दर्जे का जनाना डिब्बा और पूरे डिब्बे में अकेली मैं। डाकगाड़ी हवा में उड़ती चली जा रही थी और मेरे दिमाग में रह रहकर एक ही बात चक्कर काट रही थी कि जब जब मैं बच्ची को लेकर चलती हूँ डिब्बे में तिल रखने की जगह नहीं होती, और आज जब मैं बिल्कुल अकेली हूँ तो डिब्बे भर में यात्रा करने वाली एक भी स्त्री नहीं। साथ में ना तो कोई पुस्तक थी और ना अखबार। मुझे अकेलापन अखरने लगा। बच्ची साथ होती तो वह इस बेंच से उस बेंच, इस खिड़की से उस खिड़की, डिब्बे भर में दौड़ लगाती। उसे संभाल रखने में मैं इतनी व्यस्त रहती कि ना तो पुस्तक का ही अभाव खटकता और ना किसी सहयात्री का। जबलपुर से चलकर गाड़ी कटनी में रुकी। दूसरे डिब्बे में कई यात्री चढ़े और कई उतरे, पर इस डिब्बे में कोई परिवर्तन न हुआ।
मैं जबलपुर से जैसे अकेले चली थी तैसे ही कटनी से भी चली। डाक गाड़ी फिर हवा से बातें करने लगी। सपना आया, ट्रेन की गति कुछ धीमी पड़ी और मैं उठकर खिड़की के पास बैठ गई। देखा एक छोटा सा बच्चा, लड़की या लड़का, प्लेटफार्म पर दौड़ा चला आ रहा है। उसके हाथों में पीतल की एक छोटी सी थाली थी। थाली में एक छोटी सी कटोरी, एक गिलास, ये सब वह आरती उतारने की मुद्रा में पकड़े दौड़ा आ रहा था। ट्रेन रुकी और वह बच्चा भी रुक गया, ठीक मेरे डिब्बे के सामने। तभी मैंने देखा एक कांस्टेबल और स्टेशन के 2-3 कर्मचारी उस बच्चे के विषय में कुछ कह रहे हैं। बच्चा उन्हीं के पास खड़ा था। जाने क्या सोचकर वह कांस्टेबल बच्चे को लाया और दरवाजा खोलकर डिब्बे में बिठा दिया। बच्चे को बिठाने के बाद वह मुझसे विनय भरे स्वर में बोला, बहन आप जरा इस लड़की को इलाहाबाद में उतार देना। कई दिनों से यह स्टेशन आती है और कहती है कि इलाहाबाद जाना है। मैंने पूछा, पर यह बच्ची है किसकी? ये तो मैं नहीं जानता, कांस्टेबल ने कहा, पर इसे इलाहाबाद जाना जरूरी है। कई दिनों से कह रही है और गाड़ी के पास दौड़ कर आती है। मैं और कुछ पूछूं कि सीटी हो गई और ट्रेन चल पड़ी। मैंने सोचा कि ये भी मुसीबत ही है। ट्रेन इलाहाबाद लगभग 11 बजे पहुंचती है। आज 1 घंटा पीछे जा रही है तो 12 बजे से पहले क्या पहुंचेगी? इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते या सो गई तो? क्या इसे कोई लेने आएगा? कोई ना आया तो किसे सौंपूंगी इसे? एक साथ मेरे मन में कई प्रश्न उठे, पर ट्रेन चल चुकी थी और वहां मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई ना था। अब मैंने मुड़कर उस बच्ची की ओर देखा। वह बेंच पर ना बैठकर नीचे एक कोने में सिमट कर बैठी थी। उसके सामने वही थाली, कटोरी और गिलास थे। देखने में वह 5-6 वर्ष से अधिक की ना जान पड़ती थी। कपड़ों के नाम पर एक मटमैला सा कपड़ा उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। सिर के बाल लड़कों की तरह कटे हुए थे। चेहरे पर विषाद की गहरी छाप थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि इस छोटी सी आयु में उसने बहुत दुख देख लिए हैं। मेरी बच्ची और इस बच्ची में कितना अंतर है। यह गड़ी हुई मूर्ति की तरह शांत और स्थिर बैठी है। डाक गाड़ी उसी पूर्ण वेग के साथ दौड़ रही थी, पर वह बालिका एक तपस्वी की तरह शांत और मौन बैठी थी। मैंने उसके पास जाकर उसका नाम पूछा। उसने मेरी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, राम पियारी। तुम कहाँ जा रही हो? इलाहाबाद। इलाहाबाद में किसके पास जाओगी? मैंने पूछा और इस बार उसने सिर उठाकर उत्तर दिया, अपने बियाह के पास जाई थे। कितने आश्वासन और विश्वास के साथ उसने कहा, बियाह के पास? तो इसकी शादी भी हो चुकी है। फिर मैंने पूछा, तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मर गए, उसी विकार रहे स्वर में उसने कहा। फिर मैंने पूछा, मरे हुए कितने दिन हुए हैं और तुम्हारा कोई नहीं है? ढेर दिन अस्पताल में रहने के बाद मर गए। हमारा बियाह इलाहाबाद में है। फिर मैंने पूछा, और ये थाली, कटोरी, गिलास कहाँ से लेकर आई हो? उसने जवाब दिया, अपने घर से लेकर आई हूँ। बियाह के घर लेकर जा रही हूँ। मैंने सोचा, यह बच्ची जिसके माँ बाप के मरने पर इसके बियाह ने कोई खोज खबर न ली, उसी बियाह को खोजने या कितने विश्वास के साथ निकली है। फिर मैंने पूछा, इलाहाबाद में तुम्हारा बियाह कहाँ रहता है? उसने फिर वही सादा सा उत्तर दिया, वही इलाहाबाद में। अब मैं और क्या पूछती? वह तो इलाहाबाद को भी अपने गांव सरीखा मानती है, जहां गिने चुने कुछ घर होंगे। आराम से अपने बियाह को खोज लेगी। फिर मैंने पूछा, इससे पहले कभी बियाह के घर गई हो? उसने आश्चर्य मिश्रित कातरता के साथ देखते हुए कहा, चलाओ हुए बिना बियाह के घर कोई नहीं जाता। अब इससे अधिक उससे प्रश्न करना उस पर अत्याचार होता, अतः मैं चुप रह गई। गाड़ी उसी तेजी के साथ चली जा रही थी। ठंडी हवा तीर की तरह भीतर आकर शरीर को कपाने लगी। मैंने अपनी साल निकाल कर ओढ़ लिया। मैं केवल 2 दिन के लिए जा रही थी, इसलिए कपड़े भी इन्हें गिने थे।
अंत में बहुत सोच विचार के मैंने तय किया कि बिछाने की चादर के बिना मेरा काम चल सकता है और उसे निकालकर मैंने उस बच्ची को उड़ा दिया। वह बोली कुछ नहीं, बस विस्मय के साथ मेरी ओर देखती भर रही। शाम बढ़ चुकी थी, कुछ भूख भी लगाई थी। मैंने खाना निकाला, कुछ उसे दिया और स्वयं भी खाया। उस लड़की ने मेरे मातृत्व को क्रियाशील होने का अवसर दिया। खाना खाने के बाद मेरी कुछ देर लेट जाने की आदत है, अतः मैं लेट गई और सो गई। इतने में गाड़ी फिर रुकी। यह मानिकपुर था। चित्रकूट दर्शन करके लौटने वाली स्त्रियों का एक झुंड एक साथ डिब्बे में भर गया। मैंने पैर सिकोड़कर 2 स्त्रियों को बैठने की जगह दी, किंतु मैं उठी नहीं, लेटी रही। फिर उनका ध्यान उस लड़की की ओर गया और पूछताछ शुरू हो गई। एक महिला ने मुझसे पूछा, क्यों बहन जी, यह बच्ची आपके साथ जा रही है? और मैं नहीं कहकर सो गई। अब सीधे उसी से प्रश्न होने लगे। क्या पूछा गया मैं सब तो नहीं सुन सकी। राम प्यारी की किसी बात को सुनकर वे महिलाएं जोर से हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद बहुत शोरगुल सुनकर मैं उठ बैठी। देखा तो सामने ही पटिये पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इलाहाबाद जंक्शन। सजग होकर मैंने उस कोने को देखा जहां राम प्यारी बैठी थी, पर वो वहां नहीं थी। मेरी चादर समेटकर मेरे पैताने रखकर राम प्यारी अपनी ब्याह को ढूंढने चली गई। सामने प्लेटफॉर्म पर जहां चित्रकूट के दर्शन का पुण्य लाभ करके लौटने वाली स्त्रियों का समूह खड़ा था, जिसने बिना टिकट के यात्रा करने के कारण टिकट जांचने वाली महिला डबल किराए के लिए उलझ रही थी। मैंने देखा राम प्यारी कटोरी, गिलास और थाली को आरती की मुद्रा में पकड़े खड़ी है। उन स्त्रियों के साथ वह भी रोक ली गई थी। उन स्त्रियों के यह कहने पर कि वह लड़की उनके साथ नहीं है, टिकट जांचने वाली महिला ने राम प्यारी से पूछा, छोकरी तू कहाँ जाएगी, कहाँ से आई है? और राम प्यारी का उत्तर था, घर से आई तही अपने ब्याह के घर जा। और वह आगे बढ़ गई। मैं देखती रह गई। जंक्शन का कोलाहल उसी प्रकार हो रहा था, पर मेरे कानों में राम प्यारी का सर गूंज रहा था, ब्याह के घर जा। क्या वह राम प्यारी का ही स्वर था? वह छोटी सी बच्ची क्या जाने ब्याहे को। ऐसा लगा कि युग युग से कोई अज्ञात वाणी, जिसे सीता और सावित्री कहते हैं, उस बच्ची के कंठ से प्रतिध्वनित हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं सांसारिक बंधनों से और अभी तो आजमगढ़ के कवि सम्मेलन से न बंधी होती तो राम प्यारी के पीछे पीछे जाती, देखती वह अपने ब्याह को कैसे खोजती है। यह अन्वेषण कितना सुंदर होता। पर अब तो रह कर एक ही प्रश्न उठ रहा था, जो अभी भी अनुत्तरित ही है। उसका ब्याह उसे मिला भी या नहीं? धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी 2 सखियां। मालिन क्यारियों को निरा रही थी। ऊपर से रघु ने आकर कहा, ऊपर जा, बाई साहब बुला रही हैं। मालिन घबराई। सवेरे ही सवेरे बाई साहब ने बुलाया है, कोई अपराध तो नहीं हो गया है? वह हाथ की खुरपी भी रखना भूल गई। क्षण भर में हाथ में खुरपी लिए बाई साहब के सामने जा खड़ी हुई और पास ही उसकी धोती का पल्ला पकड़े खड़ी थी उसकी छोटी सी बेटी रमिया। मालिन, रोज रोज हमारी मुन्नी पढ़ने जाती है और स्कूल में बैठे बैठे थक जाती है। इधर तुम्हारी रमिया दिन भर घास खोदती है और बगीचे में मजा करती है। अब यह ना होगा, रमिया को भी पढ़ने जाना पड़ेगा। मालकिन का स्वर सुनते ही मालिन का भय जाता रहा। बोली, रमिया तो आपकी ही है भाई साहब, चाहे पढ़ने भेजो चाहे बगीचे में काम कराओ, पर रमिया पढ़ने जाएगी तो मुन्नी रानी का बगीचा ना सूख जाएगा, उसे कौन सींचेगा? किसी के बोलने के पहले ही मुन्नी बोल उठी, तो फिर हम भी बगीचा सींचेंगे। रमिया पढ़ने ना गई तो हम भी ना जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मालिन ने कहा, पर रमिया के पास पट्टी भी नहीं है, पुस्तक भी नहीं है, कौन देगा मुन्नी रानी? मुन्नी बोली,
पट्टी और पुस्तक का बहाना मत करो मालिन, हम देंगे। पर रमिया पढ़ने नहीं जाती तो हम भी नहीं जाते। ये लो। कहती हुई पट्टी पुस्तक फेंक कर मुन्नी भागी। माँ ने उसे पकड़कर कहा, ठहर जा मुन्नी, रमिया भी जाएगी पढ़ने। पर मुन्नी तो किसी न किसी बहाने पढ़ने जाना ही नहीं चाहती थी। मालिन के हाथ से खुरपी लेती हुई बोली, माँ, रमिया कैसे जाएगी पढ़ने? उसके पास साफ कपड़े कहाँ हैं? मैं अब बगीचे में काम करने जाती हूँ। मुन्नी जीने से नीचे उतरने लगी। मुन्नी को आखिर पढ़ने के लिए जाना ही पड़ा, साथ में जबरदस्ती रमिया को भी जाना पड़ा। पट्टी पुस्तक घर से ही ढूंढ कर दे दी गई। मुन्नी का ही एक पुराना फ्रॉक पहनकर रमिया पहले दिन स्कूल गई। धीरे धीरे दोनों में खूब मेल हो गया। अब वे स्कूल जाने से घबराती न थी। दोनों साथ साथ स्कूल जाती, साथ साथ लौटती और साथ साथ पढ़ती। अब मुन्नी को भी कोई शिकायत न थी कि वह मुफ्त में पढ़ने जाती है और रमिया दिन भर मजा करती है। दिन जाते देर नहीं लगती। देखते देखते दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। जिस दिन से साथ साथ पढ़ने लगी, उनमें सद्भाव के साथ साथ गाढ़ी मैत्री भी हो गई। मुन्नी अपने किसी भी व्यवहार से यह प्रकट न होने देती कि रमिया उसकी आश्रिता मालिन की बेटी है। रात को रामी जरूर माँ के पास सोती थी, बाकी सारे समय मुन्नी उसे नीचे आने ही न देती थी। इसी साल दोनों ने मैट्रिक की परीक्षा दी है। मुन्नी के पिता मुन्नी के ब्याह की तैयारी में हैं, पर रामी की माता के सामने एक समस्या थी। वह सोच रही थी, रामी इतना पढ़ गई है, चाल ढाल, बात व्यवहार से वह मुझ अनपढ़ की लड़की सी ही जान नहीं पड़ती। मैं इसका विवाह कैसे और कहाँ करूँगी? फिर वह सोचती है, जो होगा देखा जाएगा। मेरी रामी स्कूल की मास्टरानी बनेगी और तब रामी मुझे यहाँ मालिन का काम ना करने देगी। तो क्या मैं अपने इतने अच्छे मालिक को छोड़कर चली जाऊंगी? यहाँ मेरी जिंदगी बीती है, यहीं मरूंगी भी। रामी दिन भर दूसरी चिंता में घूमा करती थी। उसे माँ के साथ बगीचे में काम करने में लज्जा और संकोच मालूम होता था, पर यह भी ना सहा जाता था कि उसकी माँ दिन भर मेहनत करे और वह बैठी रहे। माँ को काम करते देख उसे बड़ी वेदना होती, पर कोई दूसरा उपाय भी तो न था। उसने सोचा, परीक्षा पल के निकलते ही चाहे पास हूँ चाहे फेल, मैं कहीं ना कहीं नौकरी कर लूँगी। 15-20 रुपए ही मिलेंगे तो क्या हुआ? माँ को तो दिन भर मजदूरी ना करनी पड़ेगी। माँ ने बहुत कष्ट उठाया है, अब वे बूढ़ी हो चली, अब उन्हें अधिक दिन कष्ट ना सहने दूंगी। और इसी निश्चय के अनुसार उसने कई स्कूलों में प्रार्थना पत्र भी भेज दिए। इधर मुन्नी की खिचड़ी अलग ही पक रही थी। उसे चिंता थी रामी के विवाह की। वह सोच रही थी, हम दोनों साथ साथ पढ़ी और साथ साथ बड़ी हुई, साथ ही मैट्रिक की परीक्षा दी और अब विवाह केवल मेरा हो रहा है। रामी का भी तो विवाह होना चाहिए। रामी का विवाह उसके माँ के बस की बात नहीं है, और फिर रामी को पढ़ा लिखा कर किसी अनपढ़ के गले से बांधना भी कितना बुरा होगा। पिता की लाडली मुन्नी अपने इस उठते हुए भावों को न दबा सकी। एक दिन पिता से बोली, बाबूजी, रामी को तुम ही ने पढ़ाया लिखाया है, उसके विवाह की फिक्र भी तुम ही को करनी पड़ेगी। अब उसका विवाह किसी गंवार से तो ना हो सकेगा। पिता ने आश्वासन के स्वर में कहा, इस विवाह के बाद रामी के ही विवाह का नंबर आएगा। मैं लड़के की तलाश में हूँ। मुन्नी का भाई जगत सिंह, जो इधर 5 साल से विदेश में था, आ जा रहा है। मुन्नी के पिता लड़के को लेने पहले से मुंबई पहुंच चुके हैं। शाम को गाड़ी आएगी। मुन्नी और रामी दोनों सखियां बड़ी लगन के साथ जगत सिंह का कमरा सजा रही हैं। मुन्नी बड़ी ही प्रसन्नचित और चंचल स्वभाव की लड़की थी। वह स्वयं खुश रहना जानती थी और पास रहने वालों को भी खुश रहने के लिए विवश किए रहती थी।
भाई की मेज पर एक सुंदर टेबल क्लॉथ बिछाते हुए मुन्नी बोली, देख रामी, मैंने तेरे विवाह के लिए भी पिताजी से कहा है। वो कोई सुंदर सा तेरे ही सरीका पढ़ा लिखा वर खोजकर तेरा भी विवाह कर देंगे। और मुन्नी ने एक हल्की सी चपत रामी के गालों पर जड़ दी। रामी उदासी में बोली, पर मैं तो विवाह करूंगी ही नहीं। मुन्नी हंसती हुई बोली, ऐसा तो मत बोल रामी, तू मुझे जानती नहीं। मैं कहीं मचल गई तो पिताजी को मेरे विवाह के पहले तेरा विवाह करना पड़ेगा। स्कूल जाने की बात भूल गई क्या? और दोनों हंस पड़ी। अचानक श्रृंगार मेज के पास बड़े आईने में दोनों को अपना प्रतिबिंब दिख पड़ा। मुन्नी कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली, रामी, मैं तुझसे गोरी हूं, पर सुंदर तू ही मुझसे ज्यादा है। अच्छा देख, तुझसे कह देती हूं, तू मेरे पति के सामने मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे छोड़कर तुम्हें पसंद कर ले। मुन्नी को एक धक्का देकर रामी बोली, अब तुम मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। कहाँ तुम और कहाँ मैं, बहुत फर्क है। तुम मुझसे गोरी भी हो, सुंदर भी हो, पर फिर भी तुम घबराना मत। मैं तुम्हारे पति के सामने ना आऊंगी। तुम्हारे ऊपर उनका जो प्रेम होगा उसमें कड़भर भी ना लूंगी। आप खुश हुई? मुन्नी बोली, पर सुंदर मुझसे ज्यादा तू ही है। मेरा दिल कहता है और यह दर्पण भी कहता है। जी चाहता है इसे तोड़ दूं। फिर कुछ ठहर कर बोली, अच्छा भैया को आने दो। जिसे सुंदर कहेंगे बस वही सुंदर, ठीक है ना? और फिर चाहे बंदर को भी सुंदर कह दें, रामी ने कहा और एक फूलदान में फूल सजाने लगी। दोनों हाथ रामी की पीठ पर थम्म से पटकते हुए मुन्नी बोली, पर यहाँ बंदर कौन है, तू कि मैं? बोलना। रामी ने कहा, ना तुम ना मैं, पर कहीं वे किसी तीसरे को ही सुंदर बता दें तो? जगत सिंह को लेने उनके पिता, मुन्नी और बहुत से लोग स्टेशन पहुंचे थे। घर आए, बहुत देर तक घर में चहल पहल मची रही। जगत कुछ अस्वस्थ था। सबसे विदा लेकर वह सोने के लिए अपने कमरे में आया। कपड़े उतार कर वह लेट गया। वह सचमुच थका हुआ था, किंतु एक ही मिनट के बाद आंधी के झोंके की तरह दोनों दरवाजों को फटाफट खोलती हुई पहुंची मुन्नी। एक हाथ में वह रामी को घसीटते हुए ला रही थी। वह बोली, भैया सोने से पहले तुम्हें एक बात का फैसला करना है। सच सच कहना, मैं ज्यादा सुंदर हूं कि ये? जगत हंस पड़ा, बोला, मुन्नी तू अभी तक निरी बच्ची ही है। जा मुझे सोने दे, मैं थक गया हूं। और वह करवट बदल कर सो गया। भैया तुम अभी तक बड़े खराब हो, कहती हुई रूठकर मुन्नी चली गई। किंतु इसके बाद जगत सो ना सका। उसके सामने रह रह कर शरमाई हुई रामी का चित्र आ जाता था। वो यही निर्णय ना कर सकता था कि ये लड़की कौन है। विवाह में दूर दूर के बहुत से संबंधी रिश्तेदार आए होंगे। मुमकिन है उन्हीं में से किसी की लड़की हो, पर इसे तो जगत ने कभी देखा है। चेहरा पहचाना हुआ सा लगता है। जिस बात का उत्तर वह मुन्नी को ना दे सका था, वही उत्तर बराबर उसके दिमाग में चक्कर काट रहा था। कितनी सुंदर लड़की है। सुबह के 6 भी ना बज पाए थे। मुन्नी के उद्यम के मारे जगत का सोना मुश्किल हो गया। जगत उठकर बैठ गया। मुन्नी से बोला, मुन्नी जरा गंभीर बनो बहन, अब तेरी शादी होने वाली है। जगत की दृष्टि दरवाजे की ओर गई। 2 सुकुमार पैर दरवाजे की ओट में ठिठक गए थे। मुन्नी ने जैसे जगत की बात सुनी ही ना, बोली, भैया देखो, रामी अब तुमसे शर्माती है, आती नहीं अंदर। वो देखो वहां खड़ी है। और एक बार भैया तुम्हें याद है ना, वह कितनी मचली कि तुम्ही से शादी करेगी। और फिर जब तुमने कहा कि तुमने शादी कर ली और इसे 2 पैसे दे दिए, तब कहीं या मानी। मुन्नी एक सांस में ये सब कहकर हंस पड़ी। जगत चौंक पड़ा, तो यार रामी है। आओ रामी, अंदर आओ।
वहां क्यों खड़ी हो? चाहो तो 2 पैसे और ले लो, कहकर वह हंस पड़ा। रामी लाज और संकोच में सिमटी हुई सी भीतर आई, पर वह खुलकर जगत से बातचीत ना कर सकी। न जाने कहाँ की लज्जा ने उसकी जबान पर ताले डाल दिए। वह चुपचाप खड़ी रही। जगत ने उससे बोलने की कोशिश बहुत की, पर उसका सिर नीचे से ऊपर ना उठा। जगत ने कहा, लो तुम मत बोलो, मैं तो जाता हूँ। मुन्नी के समझ में ना आया कि आखिर जगत भैया से रामी इतना क्यों शर्माती है। उसने रूठ कर कहा, जा, तू बड़ी खराब है रामी। तूने मेरे जगत भैया का अपमान किया है। तू उनसे नहीं बोली, मैं भी तुझसे न बोलूंगी। रामी ने नम्रता से कहा, नहीं बहन, मेरी अपमान करने की नीयत नहीं थी। तुमने छुटपन की ऐसी बात कह दी जिससे शर्म के मारे मैं मरी जा रही थी। फिर कैसे बोलती? और दोनों सखियों में उसी समय मेल हो गया। उसी दिन लड़कियों का रिजल्ट निकला। दोनों पास थीं। मुन्नी 2nd डिवीजन में और रामी 1st में। मुन्नी ने इसमें कुछ बुरा न माना। वह रामी के पास आकर उससे लिपट कर बोली, देख रामी, तू सभी बातों में मुझसे बढ़ती है। मैं 2nd में पास हुई, तू 1st में। ये ठीक नहीं, तुझे मेरे साथ साथ चलना चाहिए। रामी ने कहा, सभी बातों में नहीं बढ़ रही हूँ, विवाह तुम्हारा ही पहले हो रहा है। कौन जाने तू इसमें भी मुझसे आगे ना बढ़ जाए। कहती हुई मुन्नी भाग गई। रामी जगत के कमरे से फूलदान लेकर बाहर आ ही रही थी कि इतने में ही वह पहुंच गया। वह कई दिनों से रामी से एकांत में कुछ बात करना चाहता था। उसने रामी का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। बोला, रामी ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। रामी घबरा गई। इधर उधर देखते हुए बोली, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा। जगत बोला, पर तुम ठहरोगी, जाओगी तो नहीं? रामी का सर कांप रहा था। वह बोली, ठहरूंगी, पर पहले आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। रामी का हाथ छोड़ जगत दरवाजे के पास रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और बोला, रामी, मेरे पास भूमिका बांधने का समय नहीं है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम्हें स्वीकार है? रामी कांप उठी। उसने कहा, पर यह कैसे हो सकता है? मैं मालिन की लड़की हूँ और आप छत्री। फिक्र मत करो, मैं केवल तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। अब रामी कैसे बोले? सिर नीचा करके वह खड़ी रही, पर अनुभवहीन जगत क्या जाने कि यह मौन स्वीकृत का सूचक है। वह अधीर होकर बोले, रामी उत्तर दो, हाँ या ना। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तुम खुशी से स्वीकार कर लोगी तो ठीक है, इनकार करोगी तो मैं तुम पर किसी प्रकार का दबाव न डालूंगा। सच्चे आदमी की तरह मैं तुमसे पूछता हूं, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, पर तुम्हारी अनुमति से, तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध नहीं। रामी फिर भी चुप रही, कुछ न बोली। जगत से रहा न गया। उसने फिर रामी का हाथ पकड़ लिया और बोला, रामी, मेरा भविष्य तुम्हारे उत्तर पर निर्भर है। बोलो, तुम्हारी इच्छा के खिलाफ मैं तिल भर इधर उधर न जाऊंगा। बोलो, तुम्हें स्वीकार है? मैं बहुत पहले ही स्वीकार कर चुकी हूँ। कहती हुई हाथ छुड़ाकर रामी भाग गई और सीधी जाकर अपनी माँ की खाट पर लेट गई। जगत ने अपना निश्चय पिता से कहा। पिता के पास काफी पैसा था, रुपयों का उन्हें लोभ न था। फिर वे स्वयं रामी को बहुत चाहते थे। इस बात पर किसी को कुछ ऐतराज हुआ तो जगत की माँ को। वे किसी बड़े आदमी से ही संबंध जोड़ना चाहती थी। एक मालिन की लड़की से ब्याह कर उनके दृष्टिकोण से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने की जगह कम हो जाएगी। पर उनकी कुछ न चली। एक ही मंडप में रामी का विवाह जगत से और मुन्नी का विवाह शांति स्वरूप से हो गया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी बनमानुस खानसामा।
कुछ दिन हुए, इलाहाबाद में एक सर्कस आया था। उसमें और तो बहुत से जानवर थे, मगर एक बनमानुस बहुत होशियार था। उसे लोग डिक नाम से पुकारते थे। मालिक ने उसे ऐसा सिखाया था कि वह घर का सब काम कर लेता। हाँ, बोलने से लाचार था। उसके मालिक की स्त्री मर चुकी थी, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। जब मालिक कहीं चला जाता तो डिक ही उस बच्चे की रखवाली करता था। मालिक के नौकरों में 3 आदमी बड़े शैतान और कामचोर थे। एक दिन तमाशा हो रहा था, पर तीनों आदमी शराब के नशे में चूर पड़े थे। जब इनके काम करने का वक्त आया तो उनका कहीं पता नहीं था। मालिक बहुत घबराया। बहुत तलाश करने पर तीनों एक कोठरी में मिले, मगर इस दशा में वे कर ही क्या सकते थे। तमाशा बर्बाद हो गया। तमाशा खत्म होते ही मालिक ने उन तीनों को डांटा और काम से निकाल दिया। चाहिए तो यह था कि वे अपने किए पर पछताते और मालिक से अपराध की क्षमा मांगते, मगर वे उल्टे बिगड़ उठे और मालिक से इस बेइज्जती का बदला लेने की फिक्र सोचने लगे। एक दिन तीनों बदमाश इसी घात में बैठे हुए थे कि डिक बच्चे को उसकी छोटी सी गाड़ी पर बिठाकर घुमाने निकला। डिक को देखते ही तीनों उसके पास पहुंचे और एक ने डिक को तमंचा दिखाया। बाकी दोनों आदमी बच्चे को लेकर भाग खड़े हुए। डिक बड़ा समझदार था। उसने सोचा कि अगर इस वक्त रोकता हूँ तो मेरी भी जान जाएगी और बच्चे की भी। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। जब वो तीनों बच्चे को लेकर कुछ दूर निकल गए तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया कि देखें ये सब क्या करते हैं। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते थे, डिक भी एक से दूसरे पेड़ पर और दूसरे से तीसरे पेड़ पर कूद कूद कर उनका पीछा करता जाता था। आखिर वे सब रेलगाड़ी की पटरियों तक पहुंच गए। वहां वे बच्चे को रेलगाड़ी की पटरियों के बीच वाली लकड़ी पर लिटाकर दूर से तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए। बच्चे के हाथ पांव बंधे थे, इसलिए वह हिल भी ना सकता था। डिक भी चुपके से उतरा और एक झाड़ी की आड़ में छिप गया। अरे ये तो गजब हुआ। वह दूर से गाड़ी चली आ रही थी। बच्चे की जान अब कैसे बचेगी? अब क्या उपाय है? अगर डिक बच्चे के पास जाता है तो शायद ये तीनों शैतान देख लें और तमंचे से मार डालें। ज्यादा सोचने का मौका ना था। थोड़ी ही दूर पर पॉइंट सिग्नल था, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय न था। डिक को सिग्नल की क्रिया मालूम थी। उसने पहले कई बार आदमियों को गाड़ी को एक पटरी से दूसरी पटरी पर लाते देखा था। गाड़ी बच्चे की करीब आ गई थी। मुसाफिरों ने देखा कि एक बच्चा पटरी पर पड़ा हुआ है। ड्राइवर की निगाह भी बच्चे पर पड़ी। वह ब्रेक को कसने लगा, लेकिन गाड़ी का एकदम रुकना मुश्किल था। वह रुकते रुकते भी बच्चे के सिर पर आ जाएगी। ठीक उसी वक्त डिक ने पॉइंट सिग्नल को खींचा। गाड़ी दूसरे लाइन पर चली गई। डिक दौड़ता हुआ आया और बच्चे को गोद में लेकर भागा। बदमाश लोग दिल में खुश हो रहे थे कि आज दिली मुराद पूरी हो जाएगी। एकाएक उन्होंने देखा कि डिक बच्चे को लिए भागा जा रहा है। वे उसके पीछे दौड़ने लगे। बच्चे की वजह से डिक तेज ना दौड़ सकता था। तीनों आदमी उसके करीब होते जाते थे, मगर डिक ने हिम्मत ना छोड़ी। यहाँ तक कि सर्कस का तंबू सामने आ गया। एकाएक धन से एक गोली उसकी पीठ पर लगी। आवाज सुनते ही मालिक तंबू से निकल आया तो देखता है कि डिक बच्चे को लिए पीठ झुकाए लंगड़ाता चला आता है। मालिक ने आगे बढ़कर बच्चे को लिया। उसी वक्त डिक जमीन पर गिर पड़ा और नमक का हक अदा करके इस दुनिया से रुखसत हो गया। इतने में सर्कस के कई आदमी उन तीनों बदमाशों को पकड़े हुए उसके सामने लाए। उन तीनों को देखकर वह सब कुछ समझ गया और डिक की छाती पर लौटकर बालक की तरह रोने लगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी मगर का शिकार। मेरा गांव सरजू नदी के किनारे है। न जाने क्यों सरजू में ऐसे जानवर बहुत रहते हैं। एक मर्तबा की बात है, मैं नदी किनारे पार जाने के लिए आया तो देखा कि कई मछुआरे एक बकरी के बच्चे को लिए दरिया के किनारे चले आ रहे हैं। उनमें से एक के हाथ में एक बड़ा सा छुरा भी था। मैंने समझा कि इसे लोग हलाल करने के लिए लाए हैं। मैंने कहा, इसे चाकू से क्यों हलाल करते हो? खड़क से क्यों नहीं मारते?
इस पर एक आदमी ने कहा, हुजूर, इसे हलाल नहीं करेंगे, इससे मगर का शिकार करेंगे। मैंने कहा, कैसे? हुजूर चुपचाप देखिए। मैं पार जाना भूल गया, वहीं मगर का शिकार देखने के लिए ठहर गया। देखा कि लोगों ने उस बकरी के बच्चे को एक पेड़ के नीचे बांधा। वह पेड़ दरिया से कुल 20 गज पर था। इसके बाद उन्होंने एक हाड़ी से कुछ जोंक निकाले और उन्हें बकरी के बच्चे पर लगा दिया। जब बच्चा मैं करने लगा तो हम लोग एक पेड़ की आड़ में छिप गए और मगर का इंतजार करने लगे। मगर का एक अजीब स्वभाव यह है कि वह जिस रास्ते से दरिया से निकल कर आता है उसी रास्ते से दरिया की ओर लौटता भी है, जिससे वह रास्ता ना भूल जाए। कोई घंटा भर बैठने के बाद हम लोगों ने एक मगर को पानी से सिर निकालते देखा। हम लोगों ने चुप्पी साध ली। मगर ने डुबकी लगाई और गायब हो गया। इधर बकरा मैं करता ही रहा। कोई 3-4 मिनट के बाद मगर ने फिर सिर निकाला और धीरे धीरे किनारे पर चढ़ाया और इधर उधर बड़े ध्यान से देखने लगा। जब उसे मालूम हो गया कि यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है तो वह रेंगता हुआ बच्चे के समीप गया। बच्चे के बिल्कुल पास पहुंचकर उसने फिर एक बार इधर उधर गौर से देखा और जब फिर उसे कोई ना दिखाई दिया तो उसने झटपट बच्चे की गर्दन पकड़ ली। उधर उन मछुआरों में से एक आदमी वहीं चाकू लिए चुपके से दरिया के किनारे पहुंच गया और ठीक उसी जगह जहां मगर दरिया से निकला था चाकू को इस कदर जमीन में गाड़ा कि उसकी नोक जमीन से कोई 2 इंच निकली रहे। जब वह चाकू गाड़ कर लौटा तो सबके सब एक साथ चिल्लाकर आड़ से निकले और अपने सोटे लिए हुए मगर के पीछे दौड़े। अचानक इतने आदमियों को अपने ऊपर हमला करते देखकर मगर घबरा गया और जल्दी से नदी में उतर गया। वह तो डुबकी लगाकर गायब हो गया, लेकिन उस जगह नदी के पानी का रंग लाल ही लाल दिखाई देने लगा। मछुआरे खुश होकर उछल पड़े और कहने लगे, बस मार दिया। मैंने ताजुब से पूछा, मगर तो भाग गया, तुमने मारा कहाँ? एक मछुआरे ने कहा, जरा सब्र तो कीजिए, अभी देखिएगा। मेरी नजर चाकू की नोक पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह बिल्कुल लाल हो गई है और उस जगह से दरिया तक लाल ही लाल दिखाई देता है। कोई 15-20 मिनट के बाद वे लोग चिल्ला उठे, वो निकला, वो निकला। सचमुच बीच दरिया में एक मगर की लाश तैर रही थी। उसका पेट चिरा हुआ था और उस वक्त भी खून बह रहा था। वो लोग नाव पर सवार होकर बीच दरिया में गए और मगर को जाल में फंसाकर किनारे लाए। एक आदमी फौरन दौड़ता हुआ गया और एक बैलगाड़ी लाया। लोगों ने मगर को बैलगाड़ी पर लादा और वहां से चल दिए। इतना बड़ा मगर मैंने ना देखा था। वह कोई 15 फीट लंबा था। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी रूपा। असमय की घंटी ने सभी को बेचैन सा कर दिया। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, मैट्रन जेल बंद करके गई है। फिर तुरंत ही वह घंटी कैसी? जेल जीवन से घबराई हुई बहनों ने सोचा, शायद उनकी ही रिहाई का फरमान आया हो। जिनके मुलाकाती बहुत दिनों से न आए थे, उन्होंने अंदाजा लगाया शायद उनसे कोई मिलने आया है। जिन्हें किसी तरह के सामान की प्रतीक्षा थी, उन्होंने समझा उनका सामान ही आया होगा। मेरी 3 साल की बेटी ममता दौड़ती हुई आई और मेरे गले से लिपट कर बोली, अम्मा उठो, चलो, घंटी बजी है, फाटक खुलेगा, आज तो हम लोग भी छूटने वाले हैं। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसकी आशा कितनी निराधार है, फिर भी उसका मन रखने के लिए उसके साथ फाटक की ओर चल पड़ी। जमादारिन जल्दी जल्दी अपना पल्ला संभालती हुई आई। ताला खोलकर उसने फाटक खोल दिया। असिस्टेंट जेलर के साथ एक 24-25 साल की स्त्री अंदर आई और एक तरफ चुपचाप खड़ी हो गई। उसके साफ कपड़े और गंभीर मुद्रा से बहुत सी बहनों ने अंदाजा लगाया कि यह भी शायद राजबंदनी है। जेलर ने जमादारिन को बुलाया और उसे धीरे धीरे समझाकर चला गया। जमादारिन ताला बंद करके अंदर आई।
अपनी हाथ की छड़ी से उस नई आई हुई स्त्री को मारती हुई बोली, चल हरामजादी, बच्चे को मारना ही था तो उसे पैदा क्यों किया था। मार से वह स्त्री तिलमिला सी उठी, फिर भी जमादारिन के आगे आगे जल्दी जल्दी चल पड़ी, शायद इस डर से कि कहीं दूसरा प्रहार भी न हो जाए। परंतु जमादारिन को इतने ही से संतोष कैसे हो जाता। उसने और भी जोर से मारते हुए और अश्लील गालियां देते हुए कहा, आंख दिखाती है रंडी, देख तो नंबरदारिन, उधेड़ ले चमड़ी, रांडकी और गुनाहखाने में बंद कर दे। अब मुझसे सहा न गया। मैंने कहा, जमादारिन, मैट्रन ऐसा करे तो करे, पर तुम बाल बच्चे वाली स्त्री ठहरी, तुम किसी पर बिना जाने क्यों हाथ उठाती हो। जमादारिन का सर उसी समय बदल गया। उसने मुझे देखा ही न था, नहीं तो शायद इस बेरहमी से ना मारती। बोली, आप नहीं जानती बहन जी, यह खूनी औरत है, अपने बच्चे को मार डाला है इसने। मैंने कहा, उसके अपराध की सजा तो कानून में छोटी सजा से लेकर फांसी तक की हो सकती है। तुम्हारा काम तो उसे अपनी देखरेख में बंद रखना भर है, तुम वही करो। सजा का काम सजा देने वालों पर छोड़ दो, समझी। वह गुनाहखाने में बंद कर दी गई। सब लोग अपने अपने काम में लग गए, मगर मुझे उस औरत की याद ना भूली। मैं उस गुनाहखाने की तरफ गई। लकड़ी का दरवाजा खुला था, वह छड़ के दरवाजे में बंद थी। मैं अंदर आंगन में गई तो देखा वह औरत अभी उसी प्रकार बैठी थी। रोटी और दाल उसने छुई भी ना थी। मैंने उससे पूछा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, खाना खा लो। उसने मेरी तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेरा भी जी भर आया। मैंने कहा, तुम रो मत, वरना मैं भी तुम्हारे साथ रोऊंगी। खाना खा लो, फिर मुझसे बतलाओ कि तुम क्यों पकड़ कर लाई गई हो। सचमुच तुमने, पर विश्वास नहीं होता कि कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है। अब वह फूट पड़ी, रोते रोते बोली, कोई माँ मारे चाहे ना मारे, मैंने तो अपनी बच्ची को मार डाला है बहन जी, यह बात सच है। कैसे? मैंने आश्चर्य से पूछा। कैसे मारा, क्या बताऊं? और वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके पास बड़ी देर तक खड़ी रही। बहुत बार उससे खाने को कहा, पर उसने ना तो खाया और ना ही बतलाया कि उसने अपने बच्चे को क्यों और कैसे मारा। मैंने सोचा, इसके पास से जाऊं तो शायद यह खाना खा ले और कुछ आराम भी कर ले। मैं अपने ओठे पर आकर लेट गई और वहां कुछ देर तक पड़ी रही। एकाएक फाटक की घंटी बजी और फाटक खुला। मैंने देखा कि दो स्त्रियां रूपा को कहीं लिए जा रही हैं। पास ही खड़ी हुई कैदिन ने पूछा, रूपा को कहाँ लिए जा रहे हैं ये लोग? वो धीरे धीरे बोली, खूनी है ना, इसीलिए फांसी वार्ड में ले जा रहे हैं। रूपा चली गई, पर मुझे उसका रोना, उसकी विषाद भरी आंखें, उसका चेहरा भूलता ना था। मन कहता था कि वह हत्यारन नहीं है, पर मेरी आंखों के सामने वह फांसी वार्ड में गई, हत्या के जुर्म में पकड़ कर आई। फिर अविश्वास के लिए कहाँ जगह थी। धीरे धीरे मैं रूपा को भूल चली थी। एक दिन अखबार के एक समाचार ने उस याद को ताजा कर दिया। समाचार था, गांव में रूपा नाम की स्त्री अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर कुएं में कूद पड़ी। खबर होते ही गांव वाले आ गए और माँ बेटी को कुएं से निकाला। बच्ची तो मर चुकी थी, लेकिन रूपा को कोई हानि ना पहुंची थी और वह बच्ची की हत्या करने के अपराध में पकड़कर जबलपुर सेंट्रल जेल में लाई गई। बच्ची को लेकर वह कुएं में क्यों कूदी, इसका कारण अज्ञात है। मैंने अखबार पढ़ा और जान गई कि हत्यारिन रूपा है। मेरे रहते ही 2 महीने बाद एक रोज आजन्म कारावास का दंड लेकर रूपा फिर जेल में आ गई। दयालु मजिस्ट्रेट ने उसे फांसी ना देकर आजन्म कारावास की सजा दी थी। रूपा सब स्त्रियों के साथ जेल में काम करती, मगर चेहरे पर विषाद की छाया बनी ही रहती। एक दिन मैं बीमार पड़ी और वह मेरे पास सेवा के लिए भेजी गई। मैं करीब करीब 2 महीने बीमार रही। अस्पताल में मैं अकेली अपनी बच्ची के साथ रहती थी। रूपा दिन रात मेरे पास रहती।
मेरे बच्ची को वह बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। बच्ची भी उसे घड़ी भर ना छोड़ती थी। आश्चर्य तो यह था कि मेरी बच्ची साफ साफ बोल ना पाती थी, फिर भी रूपा उसकी सब बातें समझ लेती थी। एक दिन किसी ने बच्ची ममता को साफ ना बोलने के लिए चिढ़ा दिया था और बेचारी उदास होकर सो गई थी। इसी चिंता में मुझे नींद ना आ रही थी। जेल में एक बच्चा और था। उसे जेलवास बहनें बहुत प्यार से रखती, उसके साथ खेलती, बातें करती, पर ममता साफ ना बोल पाती थी, इसलिए उससे कोई ना बोलता, उसे प्यार ना करता। यहाँ तक कि खेलने के लिए सुंदर सुंदर खिलौने, फल, मिठाई उस बच्चे को दिए जाते और ममता खड़ी खड़ी टुकुर टुकुर देखा करती और फिर रोती हुई दौड़कर मेरे पास आती और कहती, अम्मा, भाभी ने बाबा को तस्वीर की किताब दी है, मिठाई दी है, अम्मा मुझे भी तस्वीर की किताब मंगा दो। जेल में वे चीजें मैं कैसे उसी समय मंगा कर दे सकती थी। कम से कम मेरे साथ तो जेल में यही होता था कि एक चीज 15 दिन पहले कहने पर मिलती थी। ऐसी बातें प्रायः हो जाया करती थी और इन्हीं कारणों से मैं बहुत दुखी रहा करती थी। उस दिन भी ऐसा ही कोई कारण था और मैं सो ना सकी थी। रूपा मेरे पास आई, बोली, हाथ पैर दबा दूं बहन जी, आपको नींद नहीं आती। मेरे बहुत रोकने पर भी रूपा मेरे पैर दबाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और कहा, रूपा, आज तुम मुझे बताओ कि तुम बच्ची को लेकर कुएं में क्यों कूद पड़ी थी। वह बैठ गई। उसके चेहरे का विषाद कुछ गहरा हो गया। बोली, बहन जी, मेरी गोपा इसी तरह थी जैसे आपकी ममता है। आपने बंबई जाकर सैकड़ों रुपए खर्च करके ममता का मुंह ठीक करवा लिया है, पर मेरे पास रुपया कहाँ से आता। गोपा का बाप कहता था, खूब रुपया कमाकर अपनी गोपा को बंबई ले जाकर ऑपरेशन करा देंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। और इसलिए खूब रुपया कमाने के लिए वह लड़ाई पर चला गया। तब से उसकी कोई खबर नहीं मिली। इधर मैं अकेली और जरा सी गोपा जहां मेहनत मजूरी को जाती, वहीं बच्चे और कभी बड़े बड़े लोग तक गोपा को साफ ना बोलने पर चिढ़ाया करते। लड़की चिढ़ती, दिन भर रोती, मैं उसका मुंह पकड़ती। बिना मेहनत मजूरी के काम न चलता और जहां जाती वहीं यह बात होती। जिस दिन मैं कुएं में कूदी थी, उसके एक दिन पहले मैं एक जगह मजूरी के लिए गई थी। ऊपर मैं कुछ काम कर रही थी और वहीं जीने पर गोपा एक गुड़िया लिए बैठी थी। नीचे मोहल्ले भर के 10-12 लड़के लड़कियां उसे चिढ़ा रहे थे। वो कभी इसे कभी उसे मारने दौड़ती, पर वे थे 10-12 और गोपा अकेली। मैंने देखा, मुझे बड़ा क्रोध आ गया। गोपा को मैंने गोद में उठा लिया और पास ही जो लड़का उसकी चोटी खींच रहा था, उसे हल्के से पीठ पर मार दिया। बस फिर इसी बात को लेकर उन लोगों से कहा सुनी हो गई। अब मुझे काम भी ना मिलता, पैसों की तंगी होने लगी। इधर बच्चे गोपा को और ज्यादा चिढ़ाकर तंग करने लगे। सोचा अभी छोटी है, समझती कम है, जब बड़ी होगी तब गोपा को कितना बुरा लगेगा। मेरी गोपा दुखी हो जाया करेगी और कहीं मैं मर गई तो फिर बहन जी, मेरे मरने के बाद गोपा की जो दुर्दशा होगी, उसे सोचकर मैं पागल हो गई और उस दुर्दशा तक गोपा ना पहुंच सके, इसलिए आगे वह कुछ कह ना सकी। पास ही पड़ी हुई ममता को मैंने अपने पास खींचकर छाती से लगा लिया। मेरी छाया मुझसे बात कर रही थी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी रूपा।